हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जिन 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं: ए पासिंग एक्वेंटेंस, ए बैलेंसिंग एक्ट, कैच समवन इन द एक्ट, ए क्लास एक्ट और क्लीन अप योर एक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इन इडियम्स का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है और इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहला इडियम लेते हैं, ए पासिंग एक्वेंटेंस। ए पासिंग एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के साथ हल्का या सतही परिचय होना। इसका मतलब यह है कि आपके किसी के साथ बहुत गहरे या व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बस आप उसे थोड़े समय के लिए जानते हैं या आपने कुछ ही बार उससे मुलाकात की है। यह वाक्यांश उस स्थिति को दर्शाता है, अर्थात यह इडियम उस स्थिति को दर्शाता है जब आप किसी को पहचानते हैं लेकिन आप उसके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताते या उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि यह इडियम तब प्रयोग किया जाता है जब आप यह कहना चाहते हैं कि आप किसी को जानते तो हैं लेकिन वह परिचय बहुत गहरा या व्यक्तिगत नहीं है। उदाहरण के लिए, आपका किसी सहकर्मी से या पड़ोसी से या दोस्त के साथ कोई परिचय है। ठीक है, इस प्रकार यह इडियम एक हल्का परिचय दर्शाता है। इसके कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं हम। तो इस इडियम के सिनोनिम्स हैं कैजुअल एक्वेंटेंस, सुपरफिशियल एक्वेंटेंस और स्लाइट एक्वेंटेंस, ब्रीफ एक्वेंटेंस। ठीक है, तो अगर किसी के साथ हमारा सामान्य परिचय है, इसका मतलब गहरा परिचय नहीं है उसके साथ। सतही परिचय है तो भी इसका मतलब उसके साथ हमारा गहरा परिचय नहीं है। हल्का सा परिचय है तो भी जो है गहरा परिचय नहीं है। इस प्रकार संक्षिप्त परिचय। तो ये 4 इसके इस इडियम के जो है सिनोनिम्स हैं। कुल मिला के अगर हम किसी व्यक्ति को जानते तो हैं लेकिन उसके साथ हमारा गहरा परिचय नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है, एक पासिंग एक्वेंटेंस है वो हमारे लिए बस। तो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिन एग्जांपल्स में इस इडियम का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला एग्जांपल है, आई हैव ए पासिंग एक्वेंटेंस विद जॉन, वी ग्रीट ईच अदर बट हैवंट रियली टॉक्ड मच। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है कि मेरा जॉन से हल्का सा परिचय है। हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, मतलब हम एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं लेकिन हमने कभी ज़्यादा बात नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव ए पासिंग एक्वेंटेंस विद जॉन। तो देखिए, आई हैव ए पासिंग एक्वेंटेंस विद जॉन, इसका मतलब है कि मेरा जॉन के साथ गहरा संबंध नहीं है, गहरा परिचय नहीं है, बस मैं उसे एक आध बार मिला हूँ, मेरा कोई पर्सनल या कोई गहरा परिचय जॉन के साथ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस इडियम का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी हैड ओनली ए पासिंग एक्वेंटेंस विद द ऑथर। यहाँ पे देखिए, ए पासिंग एक्वेंटेंस, ये इडियम यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ए पासिंग एक्वेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सतही परिचय। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, देखिए पहले तो ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं पूरा। सी हैड ओनली ए पासिंग एक्वेंटेंस विद द ऑथर हैविंग मेट हिम वंस एट ए बुकिंग साइनिंग। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका लेखक से केवल सतही परिचय था क्योंकि उसने उससे केवल एक बार पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के दौरान मुलाकात की थी। ठीक है, तो ए पासिंग एक्वेंटेंस, सी हैड ए पासिंग एक्वेंटेंस। पासिंग एक्वेंटेंस में सतही परिचय, हल्का सा परिचय। ठीक है, ज़्यादा गहरा परिचय नहीं था, सिर्फ हल्का सा परिचय था ऑथर के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दो आई हैव ए पासिंग एक्वेंटेंस विद माई नेबर, आई डोंट रियली नो मच अबाउट हर। देखिए, हालांकि मेरा अपने पड़ोसी से हल्का सा परिचय है लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो आई हैव ए पासिंग एक्वेंटेंस। ठीक है, पासिंग एक्वेंटेंस मीन्स हल्का सा परिचय। तो इस तरह से हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। अब इस इडियम का प्रयोग करते इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पर नोट किए हैं तो देखिए, पासिंग एक्वेंटेंस से पहले पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, और कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पासिंग एक्वेंटेंस के साथ जिससे हमारा परिचय है उसका नाम लिखने से पहले हम विद प्रीपोजिशन से इसको कनेक्ट करते हैं। मतलब ये पासिंग एक्वेंटेंस, अब किसके साथ हम अपना परिचय बता रहे हैं उस व्यक्ति के नाम को विद प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक पासिंग एक्वेंटेंस है, सी का एक पासिंग एक्वेंटेंस है किसके साथ, ऑथर के साथ। तो देखिए यहाँ पर विद प्रीपोजिशन आई। यहाँ पे देखिए, दो आई हैव, तो मेरा पासिंग एक्वेंटेंस है किसके साथ, मेरे नेबर के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इसको पासिंग एक्वेंटेंस इस इडियम को और इस नेबर को यहाँ पर विद प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि हम इस इडियम को सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज करते हैं। तो ये पासिंग एक्वेंटेंस एक नाउन फ्रेज होती है। ठीक है, ये पासिंग एक्वेंटेंस एक नाउन फ्रेज होती है। इसमें पासिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है और एक्वेंटेंस एक नाउन है। तो इस तरह से ये पासिंग एक्वेंटेंस जो है ये जो है नाउन फ्रेज की तरह सेंटेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है ए बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, इसका हिंदी में अर्थ होता है एक संतुलन का काम।
यह मुहावरा एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां किसी व्यक्ति को दो या अधिक चीज़ों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। यह तब प्रयोग किया जाता है जब किसी को कई परस्पर विरोधी या जटिल जिम्मेदारियों, कामों या इच्छाओं का प्रबंध करना होता है और इस दौरान संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है ताकि कोई पक्ष अत्यधिक प्रभावित न हो। मतलब किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और इन दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय उसको दोनों जिम्मेदारियों में एक बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये जो उसने काम किया इन दोनों जिम्मेदारियों में, इन दोनों पक्षों में एक बैलेंस बनाने का, तो इस कार्य को कहा जाता है बैलेंसिंग एक्ट। उदाहरण के लिए काम और परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलित करना या किसी व्यवसाय में खर्चों और लाभों के बीच संतुलन बनाए रखना। इस इडियम का प्रयोग कई परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना हो, ठीक है। इसके अलावा जब किसी को अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना हो। इसके अलावा जब किसी को सीमित समय में कई कार्यों को पूरा करना होता है। तो इस तरह से इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए या इन परिस्थितियों में इस इडियम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे लाइफ इज़ ऑफन ए बैलेंसिंग एक्ट वेयर वी हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन आवर ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जीवन अक्सर एक संतुलनकारी कार्य है। तो लाइफ क्या है, ए बैलेंसिंग एक्ट है। अब बैलेंसिंग एक्ट है, क्यों है बैलेंसिंग एक्ट? क्योंकि इसमें हमें अपने सपनों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनेजिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ इज़ ए टफ बैलेंसिंग एक्ट बट इट इज़ एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। यहाँ पर क्या कहा गया है कि काम और निजी जीवन को प्रबंधित करना एक कठिन संतुलन कार्य है, लेकिन खुशी के लिए यह आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट किसको कहा गया है? एक बैलेंसिंग एक्ट काम, अपना जो काम होता है और जो निजी जीवन होता है, ठीक है, अपना जो पर्सनल जो निजी जीवन होता है और अपना जो कार्य होता है, मतलब अपना जो प्रोफेशन होता है, उसमें जब हम बैलेंस बना के चलते हैं तो ये जो बैलेंस होता है ना, ये टफ बैलेंसिंग एक्ट होता है। उसके बाद है एवरी रिलेशनशिप इज़ ए बैलेंसिंग एक्ट वेयर अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रोमाइज बोथ प्ले एन इक्वल रोल। इसका मतलब है हर रिश्ता एक संतुलनकारी कार्य है जहाँ समझ और समझौता दोनों समान भूमिका निभाते हैं। तो एवरी रिलेशनशिप क्या है? एक बैलेंसिंग एक्ट है जहाँ पर हमें दो चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ता है। किस में? हमें अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज़, ठीक है, हमें समझ और समझौता दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। कई बार हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं और हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? बैलेंसिंग एक्ट। तो इस तरह से बैलेंसिंग एक्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है? बैलेंसिंग एक्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को एक दो चीज़ों में कोई बैलेंस बनाकर चलना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी और परिवार के बीच बैलेंस बनाकर चलना होता है। कई बार किसी व्यक्ति को अपने खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाना होता है। कई बार किसी व्यक्ति को सीमित समय होता है उसके पास और उस सीमित समय में कई कार्य करने पड़ते हैं, तो सभी कार्यों को एक बैलेंस के साथ करना पड़ता है, तो क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम है। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग एक्ट होता है वो एक संतुलनकारी कार्य होता है। अगर हम इस ईडीएम के जो है पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें कि भाई ये ईडीएम किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आता है, तो ये एक नाउन फ्रेज होती है। एक बैलेंसिंग एक्ट क्या होती है? एक नाउन फ्रेज होती है। नेक्स्ट ईडीएम है कैच समवन इन द एक्ट। तो देखिए ये जो ईडीएम है इसका मतलब है किसी को गलत काम या अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेना। जब हम किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करते हुए या कोई क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कहलाता है कैच समवन इन द एक्ट। तो यहाँ पर कैच के बाद हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसको हमने रंगे हाथ कोई गलत काम या अपराध करते हुए पकड़ा है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं कैच रेड हैंडेड, अर्थात किसी को गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना। कैच इन द मोमेंट, किसी को कुछ करते हुए उसी पल पकड़ लेना। कैच इन द प्रोसेस, किसी को किसी प्रक्रिया के दौरान रंगे हाथों पकड़ लेना। बस्ट समवन इन द एक्ट, इसका मतलब है किसी को गलत काम करते हुए अचानक पकड़ लेना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं इस ईडीएम के। और अब इसको कुछ सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो देखिए पहले एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि एक बच्चा है जो जार से कुकी चुरा रहा है, ठीक है। एक बच्चा है जो जार से कुछ कुकी उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप उस सिचुएशन में कहते हैं कि आई कॉट माई सन इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए कुकी फ्रॉम द जार, कि मैंने अपने बेटे को कोट इन द एक्ट, ठीक है, ऐसे मुहावरा यूज किया जाता है। ये कैच समवन, मुहावरा क्या था? कैच समवन इन द एक्ट। तो
कैच, ये तो हो गया कैच। समवन की जगह मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है। तो मैंने किसको पकड़ा? मेरे बेटे को। तो मैंने कहा आई कोट माई सन इन द एक्ट। इसका मतलब है कि मैंने अपने बेटे को कुछ गलत काम या रंगे हाथों पकड़ा। क्या करते हुए पकड़ा? ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद आगे वो कार्य लिखेंगे जो कार्य करते मैंने उसको पकड़ा। तो क्या कार्य करते हुए पकड़ा? स्टीलिंग, अर्थात चुराते हुए। तो आई कोट माई सन इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए कुकी फ्रॉम द जार। जार से एक कुकी चुराते हुए मैंने अपने बेटे को पकड़ा। नेक्स्ट सिनेरियो अर्थात नेक्स्ट सिचुएशन है कि बॉस फाइंड्स आउट एन एम्प्लॉय हु इज चीटिंग ऑन देयर वर्क आवर्स बाय लिविंग अर्ली। अर्थात एक कर्मचारी है और बॉस उसको जो है समय से पहले ऑफिस छोड़ते हुए पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी है और वो समय से, जो निश्चित समय ऑफिस बंद होने का, उससे पहले ही वो ऑफिस से चला जाता है और बॉस उसको एक दिन उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये सिचुएशन है। तो हम इस सिचुएशन को इस ईडियम का प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे? द बॉस कॉट द एम्प्लॉय इन द एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा भाई, जिसने पकड़ा, तो द बॉस, उसके बाद ये हमने क्योंकि ये कैच समवन इन द एक्ट है ये ईडियम, तो कैच एक जो है ट्रांजिटिव मतलब जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, उसकी तरह हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो ये टेंस रिसीव करेगी ये वर्ब कैच। ठीक है, मतलब सेंटेंस को आप जिस टेंस में लिखना चाहते हैं तो कैच को हम उस टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया तो कैच को हमने पास्ट टेंस में बना दिया कॉट। तो द बॉस कॉट द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे बॉस ने पकड़ा और इन द एक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, और किसको पकड़ा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो किसको पकड़ा? एम्प्लॉय को। लास्ट एग्जाम्पल में किसने किसको पकड़ा था? लास्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल में देखिए किसने पकड़ा था? मैंने। किसको पकड़ा था? मेरे बेटे को। ठीक है, तो हमने देखिए कैसे इस ईडियम को यूज़ किया। आई कोट, किसको पकड़ा? माई सन, और इन द एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाई और किस कार्य में हमने पकड़ा, क्या कार्य करते हुए पकड़ा, ये आगे लिखा है स्टीलिंग। और किस कार्य में, किस मतलब क्या एक्शन करते हुए मैंने अपने बेटे को पकड़ा था, तो ये चोरी करते हुए। तो इस जो ये वर्ब लिखेंगे हम यहाँ पर, ये वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बॉस ने पकड़ा, किसको पकड़ा? एम्प्लॉय को, और फिर लिखा हमने इन द एक्ट। तो देखिए ये ईडियम कैसे यूज हुआ है? कॉट इन द एक्ट, और किसको पकड़ा? एम्प्लॉय को। अब क्या काम करते हुए पकड़ा, क्या गलत काम करते हुए पकड़ा? तो ऑफ प्रीपोजिशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे आगे लीविंग द ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ की हमने। ठीक है, मतलब जो एक्शन करते हुए पकड़ा तो उस एक्शन को यहाँ पे मेंशन करने के लिए वर्ब यूज़ करेंगे और उस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो लीविंग द ऑफिस बिफोर द वर्क डे एंडेड। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन या नेक्स्ट सिनेरियो है ए थीफ इज कोट वाइल ट्राइंग टू ब्रेक इनटू ए हाउस। मतलब एक चोर था, वो घर में ज़बरदस्ती घुस रहा था, घर में सेंध लगाने जा रहा था और उसको पकड़ लिया पुलिस ने। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम ये ईडियम कैसे यूज़ करेंगे? द पुलिस कॉट, अब किसको पकड़ा? द बर्गलर को, मतलब थीफ को, इन द एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया देखिए कॉट इन द एक्ट। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब क्या कार्य, क्या गलत कार्य करते हुए पकड़ा? ब्रेकिंग इनटू द हाउस। ठीक है, तो ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है? सेंध लगाना, किसी घर में किसी के परमिशन के बगैर घुस जाना, सेंध लगाना, चोरी करने के मकसद से घुसना, तो ब्रेकिंग इनटू द हाउस। तो इस तरह से हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इस ईडियम के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें कि हम इसको किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में सेंटेंस में यूज करते हैं, तो कैच समवन इन द एक्ट एक वर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, कैच समवन इन द एक्ट एक वर्ब फ्रेज होती है, ये वर्ब होती है और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वर्ब फ्रेज होती है। नेक्स्ट ईडियम है एक क्लास एक्ट। तो एक क्लास एक्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक क्लास एक्ट जो होता है, इस ईडियम का मीनिंग होता है उच्च मानकों, गरिमा और सम्मान का प्रतीक होना। एक क्लास एक्ट एक ऐसा इंग्लिश ईडियम है जिसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति या व्यवहार जो उच्च मानकों, गरिमा और सम्मान का प्रतीक होता है। यह आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी कार्यशैली, आचरण और पेशेवरिता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्लास एक्ट कहा जाता है तो ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं में उत्कृष्ट है, बल्कि वह अपनी शालीनता और आदर्श व्यवहार से भी दूसरों को प्रभावित कर रहा है। यह ईडियम अक्सर प्रशंसा और सराहना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में उत्कृष्टता या समझदारी का प्रदर्शन करता है
तो उस समय ये ईडियम यूज़ किया जाता है। ये एक सकारात्मक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और आमतौर पर जब हम किसी व्यक्ति के आचरण की तारीफ़ करना चाहते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए यह किसी नेता, अभिनेता, शिक्षक या किसी अन्य पेशेवर के लिए कहा जा सकता है जो न केवल अपने अच्छे काम में अच्छे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब इस ईडियम की कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे एग्जेम्पलरी मतलब उदाहरणीय, आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, रेस्पेक्टेबल मतलब आदर योग्य। ठीक है, तो ये इस ईडियम के कुछ सिनोनिम्स हैं। अब इस ईडियम को कुछ एग्जांपल्स में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे डिस्पाइट द प्रेशर ऑफ कंपटीशन सी रिमेड काम एंड हैंडल्ड द सिचुएशन विद ग्रेस, ट्रूली ए क्लास एक्ट। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि प्रतियोगिता के दबाव के बावजूद उसने शांत रहकर स्थिति को सुंदरता से संभाला, सच में यह एक क्लास एक्ट है। मतलब कंपटीशन का उसके ऊपर प्रेशर था लेकिन इसके बावजूद वो काम रही और उसने सिचुएशन को बड़ी सुंदरता से, बड़े ग्रेस के साथ संभाला। तो उसका ये जो एक्ट है, उसका ये कार्य है, ये कैसा हुआ, ये कैसा कार्य हुआ, एक क्लास एक्ट। मतलब हम यहाँ पर सी की सराहना या प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई उसका जो कार्य था वो एक उत्कृष्ट कार्य था। ठीक है, क्या उत्कृष्ट कार्य था कि उस पर कंपटीशन का प्रेशर था लेकिन फिर भी वो शांत रही और उसने जो सिचुएशन थी उसको बड़ी सुंदरता से संभाला। तो वास्तव में उसका जो एक कार्य था ये क्या था, एक क्लास एक्ट था, मतलब एक उच्च कोटि का एक उत्कृष्ट कार्य था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज डिसीजन टू डोनेट हिज प्राइज मनी टू चैरिटी वाज ए क्लास एक्ट दैट इंस्पायर्ड मैनी। मतलब अपने पुरस्कार राशि को चैरिटी को दान करने का उसका निर्णय एक क्लास एक्ट था जिसने कई लोगों को प्रेरित किया। तो यहाँ पर क्लास एक्ट किसको कहा गया है? क्लास एक्ट कहा गया है किसी पर्सन को जो है प्राइज़ में कुछ मनी मिला, तो प्राइज़ मनी को उसने क्या किया, डोनेट कर दिया किसमें, एक चैरिटी को। ठीक है, दान में मतलब उसने डोनेट कर दिया उस जो भी प्राइज़ मिला था। तो उसका जो एक कार्य था ये एक उत्कृष्ट कार्य था। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए हमने यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया है, एक क्लास एक्ट। मतलब उसका जो ये काम था ये क्या था, एक क्लास एक्ट था। तो यहाँ पर भी हम जो है हिज की मतलब किसी पर्सन है कोई, उसकी हम सराहना या प्रशंसा करने के लिए सकारात्मक रूप में हम इस ईडियम का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द वे ही डिफेंडेड हिज कलीग इन द मीटिंग शोड ही इज़ ए क्लास एक्ट। तो यहाँ पर हम किसी पर्सन की प्रशंसा सराहना करने के लिए किसी पर्सन को हम क्लास एक्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी पर्सन ने अपने कलीग को अर्थात अपने सहयोगी को डिफेंड किया मीटिंग में। ठीक है, उसका सपोर्ट करके उसको डिफेंड किया मीटिंग में। तो इसका मतलब वो पर्सन जो था जिसने डिफेंड किया वो एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे उसकी सराहना करने के लिए कह रहे हैं कि वो जो पर्सन था जिसने अपने कलीग को डिफेंड किया वो एक क्लास एक्ट था। तो हम यहाँ पे किसी पर्सन को भी क्लास एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी कार्य को क्लास एक्ट कह सकते हैं, किसी पर्सन को क्लास एक्ट कह सकते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य है तो इसका मतलब वो कार्य एक क्लास एक्ट है। और अगर कोई पर्सन है जो किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है तो इसका मतलब वो पर्सन भी एक क्लास एक्ट हो सकता है। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एक क्लास एक्ट एक नाउन फ्रेज होती है। जिस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में नाउन फ्रेज को यूज़ करते हैं उसी स्थान पर हम इस ईडियम को रखकर इसका सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है क्लीन अप योर एक्ट। तो क्लीन अप योर एक्ट इसका हिंदी में मीनिंग होगा किसी के व्यवहार, कार्यशैली या प्रदर्शन में सुधार लाना और अधिक व्यवस्थित या पेशेवर बनाना। जब कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा कुछ कर रही हो जो अनुचित, गलत या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो तो उसे यह कहा जाता है कि वह अपने कार्यों को सुधारें और बेहतर ढंग से काम करें। मतलब जब भी कोई व्यक्ति या संस्था कोई अनुचित काम करती है, ठीक है, आपको लगता है कि वो गलत काम है, उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, या सामाजिक रूप से वो कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे कहा जाता है कि भी क्लीन अप योर एक्ट। मतलब उस व्यक्ति को संस्था के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो संस्था या व्यक्ति जो है शुड क्लीन अप हिज एक्ट या देयर एक्ट। ठीक है, मतलब वो अपने कार्य को सुधारे या उसके अपनी कार्यशैली को सुधारे, अपने प्रदर्शन में सुधार लाए। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें अर्थात पर्यायवाची की बात करें तो इस ईडियम के सिनोनिम्स होंगे स्ट्रेटेंड अप, ठीक है, मतलब सुधार करना या व्यवस्थित होना, शेप अप अर्थात सही ढंग से काम करना शुरू करना, या गेट योर एक्ट टुगेदर अर्थात अपने काम को सही तरीके से करना, या इम्प्रूव योर बिहेवियर या अपने व्यवहार में सुधार लाना। तो ये इसके कुछ ईडियम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका मतलब सेंटेंस पे कैसे प्रयोग किया जाएगा इस ईडियम का।
तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। तो सिचुएशन के द्वारा हम इस चीज़ को देखते हैं। तो सिचुएशन है ए मैनेजर टॉकिंग टू एन एम्प्लॉय, मतलब एक मैनेजर है वो एक अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है। हु हैज़ बीन कंसिस्टेंटली लेट टू वर्क, जो लगातार अपने काम पर जब आता है तो लेट हो जाता है। मतलब एक मैनेजर है और वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं और वो एम्प्लॉय जो है वो काम पर जब आता है तो अक्सर वो लेट आता है अपने काम पर, ठीक है, वो लगातार जो है देर से काम पर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से क्या कहेगा, यू रियली नीड टू क्लीन अप योर एक्ट, ठीक है, यू रियली नीड टू क्लीन अप योर एक्ट इफ़ यू वांट टू कीप दिस जॉब, बीइंग लेट एवरी डे वॉन्ट बी टॉलरेटेड एनी मोर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि अगर तुम इस नौकरी को रखना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम इफ़ यू वांट टू कीप दिस जॉब, अगर तुम इस नौकरी को रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने काम में सुधार लाना होगा। यू रियली नीड टू क्लीन अप योर एक्ट, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय है वो गलत काम कर रहे हैं, अनुचित काम कर रहे हैं, वो टॉलरेबल नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके संदर्भ में उसको कहने के लिए, उसको सही राह दिखाने के लिए, उसको उसमें कुछ सुधार लाने के लिए ये इडियम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो इस इडियम का प्रयोग हम कोई व्यक्ति या कोई संस्था है उसमें वो अगर गलत काम या अनुचित काम कर रही है, ठीक है, तो उसमें सुधार लाने के लिए हम उसको जो है उसको सजेस्ट करने के लिए ये जो इडियम है हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर द मैनेजर इज़ वार्निंग द एम्प्लॉय, जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को वार्निंग दे रहा है दैट देयर लेटनेस इज़ अनप्रोफेशनल, कि उनकी जो लेटनेस है वो क्या है, वो अनप्रोफेशनल है। एंड इफ़ दे डोंट इम्प्रूव, और अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो दे कुड लूज द जॉब, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरी सिचुएशन है ए स्टूडेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन देयर स्टडीज़, कि एक स्टूडेंट है और वो अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। एंड इज ऑफन मिसिंग क्लासेस, और वो अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, ऐसे में टीचर कहता है कि इफ़ यू डोंट क्लीन अप योर एक्ट, इफ़ यू डोंट क्लीन अप योर एक्ट एंड स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली यू विल फेल दिस सेमेस्टर। तो यहाँ पर टीचर क्या कह सकता है कि अगर तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट क्लीन अप योर एक्ट, अगर तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं करोगे, अपने आप को अगर तुम नहीं सुधारोगे, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो स्टूडेंट कर रहा है और स्टूडेंट के साइड से ये गलत कार्य है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो क्लास में जो है मतलब पढ़ाई को जो है अवॉइड करे, अच्छा परफॉर्म ना करे अपनी पढ़ाई में और क्लासेस में भी जो है बहुत कम आए, ठीक है, तो ये टॉलरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टीचर उसको कहता है कि इफ़ यू डोंट क्लीन अप योर एक्ट, कि अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे और स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, और नियमित रूप से या रेगुलरली कक्षाओं में आना शुरू नहीं करोगे तो इस सेमेस्टर में तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर क्या कह रहा है, यहाँ पर द स्टूडेंट इज़ बीइंग टोल्ड टू इम्प्रूव देयर अटेंडेंस, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस में इम्प्रूव करने के लिए कह रहा है, एंड एकेडमिक हैबिट्स, और उसे कुछ अपनी जो एकेडमिक हैबिट्स हैं उनमें सुधार करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और फेसिंग फेलिंग द सेमेस्टर, नहीं तो वो कह रहा है कि भाई अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन है, देखिए तीसरी सिचुएशन है म्यूजिशियन है, वो हैज़ बीन गेटिंग बैड रिव्यूज़ फॉर देयर रिसेंट परफॉर्मेंसेस। तो एक म्यूजिशियन है, एक संगीतकार है, और उसको उसके हाल में प्रदर्शनों के लिए बुरी समीक्षाएं मिल रही हैं, बुरे व्यूज़ मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, द बैंड नीड्स टू क्लीन अप, द बैंड नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर क्लीन अप इट्स एक्ट, यहाँ पर ये इडियम यूज़ किया गया है। तो बैंड नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट इफ़ दे वांट टू अट्रैक्ट मोर फ्रेंड्स, देयर रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैव बीन रियली डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर बैंड को ज़्यादा प्रशंसक चाहिए तो उसे अपनी प्रदर्शन गुणवत्ता में सुधार करना होगा, उनके हाल के प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या व्याख्या की जा सकती है, क्या कह रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि द बैंड इज़ बीइंग टोल्ड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एज इट हैज़ बीन सबपर एंड इज़ अफेक्टिंग देयर पॉपुलैरिटी। कहने का मतलब है कि बैंड को अपने प्रदर्शन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि यह उनकी लोकप्रियता को प्रभावित कर रहा है। अगर हम इस ईडीएम के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो ईडीएम है क्लीन अप योर एक्ट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो इसको फ्रेजल वर्ब की तरह आपको सेंटेंस में यूज़ करना है।
अब हम आज की वीडियो में हमने जो भी इडियम्स डिस्कस किए हैं उनको एक बार याद करने की ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनको हम याद कैसे रख सकते हैं। तो हालांकि जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो हालांकि 100% तो काम नहीं करें, लेकिन आप कुछ थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, ए पासिंग एक्वेंटेंस था हमारा पहला इडियम। तो इस इडियम को याद करने के लिए जो ट्रिक जो यूज़ कर सकते हैं वो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जब आप पासिंग एक्वेंटेंस को याद करना चाहें तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप किसी को सड़क पर या ऑफिस में संक्षेप में हाय कह रहे हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से ज़्यादा गहराई से जुड़ते नहीं हैं। जैसे कोई सहकर्मी जिससे आप कभी कभी टकराते हैं, तो इसका मतलब वो सहकर्मी आपके लिए पासिंग एक्वेंटेंस है। इसके अलावा इसको याद करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे एक टेम्परेरी जो है मुलाकात के रूप में सोच सकते हैं कि भाई ये पासिंग एक्वेंटेंस जो होता है ये एक टेम्परेरी मीटिंग होती है। ठीक है, जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं, इसमें आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन दोबारा उससे मिलना या उससे गहरा रिश्ता बनाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हैं, इस इडियम को। नेक्स्ट इडियम था हमारा ए बैलेंसिंग एक्ट। तो देखिए, बैलेंसिंग एक्ट को याद करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट के बारे में सोचें तो एक संतुलन बनाने वाले जो तराजू है उसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, एक तराजू जो होता है जो बैलेंस बनाता है, जैसे ये तराजू है, यहाँ पर ये इस तरह का कुछ तराजू होता है। तो इस तराजू की कल्पना कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह का तराजू है ये, और यहाँ पर ये कुछ सामान रखा होता है, यहाँ पर कुछ बट्टे वगैरह रखे होते हैं। तो इस प्रकार के तराजू की आप कल्पना कर सकते हैं। जब तराजू के दोनों पलड़े समान रूप से संतुलित होते हैं तब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं। ठीक है, जब ये दोनों बैलेंस जब एक जैसे होंगे ना, एक लेवल पे होंगे, तो इसका मतलब जो चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं। यदि एक पलड़ा भारी हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए ये पलड़ा, एक पलड़ा भारी हो जाए, ये पलड़ा यहाँ तक आ जाए, तो इसका मतलब देखिए ये जो तराजू है ना, ये एक जो है एक अच्छे बैलेंस को दिखा रहा है। लेकिन एक मैं दूसरा तराजू बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये तराजू मैंने बनाया यहाँ पर, तो एक ये पलड़ा हो गया और एक ये पलड़ा हो गया, ये पलड़ा हो गया एक। देखिए अब ये बैलेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस इडियम को याद करने के लिए आप एक इस प्रकार के एक तराजू की कल्पना कर सकते हैं। और जब तराजू के दोनों पलड़े समान रूप से संतुलित होते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। यदि एक पलड़ा भारी हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरह आप आसानी से इस मुहावरे को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप रस्सी पर चलने वाला कलाकार लगातार संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि वह गिर न जाए। ठीक है, जब आप एक बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं तो आप किसी कठिन परिस्थिति में कार्यों को संतुलित करने का जिक्र कर रहे होते हैं। इस छवि को ध्यान में रखकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम था कैच समवन इन द एक्ट। तो देखिए, इस इडियम को याद करने के लिए आप इन द एक्ट को गलत काम समझ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा कार्य जो गलत है, अनुचित है, अर्थात जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इन द एक्ट मीन्स कोई भी गलत काम या कोई अनुचित काम, और इस काम को करते हुए आप किसी को कैच कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब आप कैच समवन इन द एक्ट, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को आप पकड़ते हैं, और कब पकड़ते हैं, उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। रंगे हाथ पकड़ना किसी को, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, जब आप किसी को रंगे हाथ पकड़ते हैं तो इसका मतलब वो अच्छा काम तो नहीं कर रहा होगा, वो कोई गलत काम कर रहा होगा, अनुचित काम कर रहा होगा। तो किसी को अनुचित या गलत काम करते समय रंगे हाथ जब पकड़ते हैं हम उसको, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे में कह सकते हैं भाई कैच मीन्स पकड़ना, और इन द एक्ट मतलब कोई गलत काम, कोई अनुचित काम। ठीक है, और किसको पकड़ते हैं उसको आप यहाँ पे रखेंगे समवन की जगह। तो इस प्रकार से इस इडियम को आप याद कर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है वो है एक क्लास एक्ट। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो क्लास है, आप ऐसे समझिए जो क्लास है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है उच्च गुणवत्ता या स्तर। ठीक है, आप इस क्लास को कैसे समझ सकते हैं, क्लास का मतलब होता है कि भाई उच्च गुणवत्ता वाला या उच्च स्तर वाला कोई काम, और एक्ट का मतलब होता है कार्य। तो एक क्लास एक्ट का मतलब क्या होगा, एक उच्च गुणवत्ता या स्तर वाला कार्य। एक व्यक्ति जो क्लास एक्ट होता है वह अपने कार्यों के माध्यम से उच्च स्तर को दर्शाता है, इसलिए एक उच्च कक्षा का व्यक्ति हमेशा अच्छा कार्य करेगा। तो क्लास का मतलब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा कार्य जो उच्च गुण वाला है, मतलब गुणवत्ता वाला है और उच्च स्तर का है। ठीक है, तो क्लास एट क्या होगा, क्लास एट का मतलब है कोई कार्य जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुणवत्ता वाला है, उच्च स्तर का है। और अगर किसी पर्सन को हम एक क्लास एट कह रहे हो तो इसका मतलब वो एक सराहनीय व्यक्ति है, वो बहुत उसने कोई अच्छा काम किया है, और उस व्यक्ति को उस अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए हम उसको एक क्लास एट कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ईडीएम था क्लीन अप योर एक्ट। तो देखिए, इस ईडीएम को याद करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन अप का मतलब होता है किसी को क्लीन अप करना, मतलब सुधार करना। ठीक है,
तो सुधार करना और योर एक्ट, इस ईडियम के शब्दों से ही पता चल रहा है कि इस ईडियम का क्या अर्थ हो सकता है। तो क्लीन अप का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार लाना, और योर एक्ट का मतलब कार्य में। तो किसी को अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी कार्यशैली में, अपने व्यवहार में, अपने प्रदर्शन में सुधार लाए, तो हम इसको कह सकते हैं किसी भी पर्सन को कि यू शुड क्लीन अप योर एक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन इडियम्स को याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।